सुबह खैर, सलाम सुबह। जागो लाहौर प्रोग्राम के साथ में उस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम के मिजाज एक बार फिर से सुहाने हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज से बादलों ने शहर पर डेरे जमा रखे हैं और बारिशों के सिलसिले भी जारी हैं। सुबह से भी मौसम के मिजाज कुछ ठंडे ठंडे दिखाई दे रहे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से भी आज दिन भर वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई कर दी गई है। खुशगवार मौसम को कुछ शहरियों ने तो खूब इंजॉय किया, घर पर खाने बनाकर, और कुछ ने बाहर से खाबे उड़ाकर। लेकिन हमारे बहुत सारे शहरियों के लिए अब्र रहमत जहमत का बाइस बनी रही है। लोगों के घरों तक पानी जमा हो गया और वो बेचारे घरों से पानी निकालते रहे। सड़कों पर पानी जमा हुआ तो पैदल चलने वालों की जगह तो ना बचे, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार रही है। मौसम की बदलती सूरत हाल और मौसम से जुड़े मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, बात करेंगे कुछ कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। तो कोरोना मरीज के घर के बाहर सुर्ख रंग का स्टिकर लगेगा। मुतासरा मरीजों के घर और गलियों को सील नहीं किया जाएगा, जबकि महकमा सेहत ने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी तब्दील कर दी है। कई मुतासरा मरीजों के घर वालों की जानिब से स्टिकर उतारने पर महकमा सेहत ने खबरदार भी कर दिया है। CEO हेल्थ कहते हैं कि ऐसा करने पर मुतासरा मरीजों को घर की बजाय एक्सपो सेंटर में करंतना कर दिया जाएगा। बिलाल चौधरी रिपोर्ट में मजीद डिटेल्स बता रहे हैं। कोरोना से मुतासरा मरीजों के घर और गलियां सील होंगी, ना ही मुतासरा घरों के बाहर पुलिस एहलकार तैनात होंगे। महकमा सेहत ने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी तब्दील कर दी। नई हिकमत अमली के तहत कोरोना मरीज के घर के बाहर सुर्ख रंग का स्टिकर लगेगा। महकमा सेहत ने जौहर टाउन, PIA, निशात कॉलोनी, अंगूरी बाग और बदामी बाग के इलाकों में मुतासरा घरों के बाहर स्टिकर लगाए। स्टिकर पर खबरदार, ये घर कोरोना वायरस के मरीजों के लिए करंतना है के अल्फाज तहरीर है। दूसरी जानिब ये नई हिकमत अमली इस वक्त बेअसर होने का खदशा दिखाई देने लगा जब आगाही स्टिकर लगाने के चंद ही घंटों बाद जौहर टाउन B2 के घर समेत बेशतर घरों की जानिब से स्टिकर फाड़कर उतार दिए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर शुएब गरमानी का कहना है कि मुतासरा घर के बाहर से सुर्ख स्टिकर उतारने पर एक दफा वार्निंग दी जाएगी, जबकि दोबारा ऐसा करने पर मुकदमा दर्ज करवाने के साथ मुतासरा मरीजों को घर के बजाय एक्सपो सेंटर में करंतना किया जाएगा। कैमरामैन यासिर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा नई पॉलिसी की डिटेल्स आपने जानी है। मजीद बात बिलाल चौधरी से कर लेते हैं। बिलाल, बताइएगा ये नई पॉलिसी कितनी कारआमद साबित होती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल सिद्रा, महकमा से पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की कामयाबी के बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था ताकि केसेस जो थोड़े बहुत है इनको भी जो टेकअप किया जाए और जो इन्फेक्शन है कोरोना वायरस की उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इस हवाले से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लाहौर के 12 मुख्तलिफ इलाकों में लगाया गया था और इस हवाले से ये फैसला किया गया था कि जिन इलाकों में गलियों को में ये माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है इनको सील नहीं किया जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी कल सामने आई थी कि वहाँ पे सुर्ख कलर का जो स्टिकर है ये लगाया जाएगा, जिससे एक मुकम्मल किस्म की इंस्ट्रक्शन होगी, इस पर लिखा होगा खबरदार और इस घर में कोरोना के मरीज मौजूद है और इसको करंटीना में तब्दील कर दिया गया है, लिहाजा इस घर में आम जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो अहले इलाका है वो ना आए। इस हवाले से कल ये जब मुहिम शुरू की गई तो फिर इसके बाद हम जब खुद वहाँ पे गए मौके पे, जिन घरों पे सुर्ख कलर के जो स्टिकर लगाए गए थे जिसपे खबरदार लिखा गया था, एक तबाह जारी की थी, एक एहतियाती तदाबीर थी, तो कुछ ही घंटों के बाद मुख्तलिफ जो इलाकों के जो घर थे, मतलब जौहर टाउन का इलाका B2 था, उस घर के बाहर हम खुद गए, वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे जो सुर्ख कलर का जो स्टिकर था उसको फाड़ के उतार दिया गया था। इस तरह मुख्तलिफ सोसाइटीज और इस तरह मुख्तलिफ जो मुकाम है वहाँ पे जो स्टिकर लगाए आपने ये सूरत हाल जो हमें बता रहे हैं, इस सूरत हाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महकमा सेहत की जानिब से इंदिया भी दिया गया है। जी बिल्कुल सिद्रा, जब ये सारी सूरत हाल हम देख रहे थे तो उस मौके पर ही मैंने जो है वो CEO लाहौर डॉक्टर शुएब गुरबानी से बात की, सेक्रेटरी से प्राइमरी असिस्टेंट कैप्टन मोहम्मद उस्मान से बात की, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि ये जो स्टिकर हम लगा रहे हैं ये लोगों की सहूलियात के लिए लगा रहे हैं और अगर कोई लोग जानबूझ के इसको फाड़ते हैं, उतारते हैं, ये तो ये कानून की खिलाफवर्जी करेगी, तो इनके खिलाफ पहली दफा तो हम इनको वार्निंग देंगे, अगर दूसरी दफा भी इन्होंने स्टिकर फाड़ने की कोशिश की तो हम इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे। फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहे। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा नई पॉलिसी के हवाले से आप हमें डिटेल्स बता रहे थे कि लाल स्टिकर लगा दिए जाएंगे उन घरों में जहां पर कोरोना केसेस रिपोर्ट होंगे और इसी तरह माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल दरामद करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की, जिनकी जानिब से सेहत दुश्मन अनासर के
के खिलाफ कार्रवाइयां रोजाना की बुनियाद पर जारी हैं। 1511 मकामात की उनकी जानिब से चेकिंग की गई है। मिलावट और कवानीन की खिलाफवर्जी पर 72 फूड पॉइंट सरबोमोहर किए गए, जबकि 135 फूड पॉइंट्स पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। डिटेल्स इमरान मलिक रिपोर्ट में बताएंगे। सेहत अफजा खुराक की फ्राहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन। फूड अथॉरिटी की टीमों ने सूबे भर में 1511 मकामात की चेकिंग की। 72 फूड पॉइंट सरबमोहर, 135 फूड पॉइंट्स पर जुर्माने आयद किए गए। 13 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद, जबकि मिलावट पर 1 फूड पॉइंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना है कि मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की मदद से दूध बरदार गाड़ियों में 2,45,080 लीटर दूध चेक किया गया। 5,032 लीटर मिलावटी दूध, 226 किलो मसाला जात, गोश्त और दालें तल्फ की गयी। साबका हिदायत की खिलाफ वर्जी पर मदीना जूस कॉर्नर, अली हजवेरी पकवान सेंटर, बाबा गनी बारबेक्यू, उस्ताद जी, पंचतन लजपाल, राना ओवैस, मिर्जा बबला और मियाँ जैद पान शॉप्स को सरबमोहर किया गया। इरफान मेमन ने कहा कि सूबे भर में हर छोटा बड़ा फूड पॉइंट पंजाब फूड अथॉरिटी के रेडार पर है। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट में डिटेल्स आपने जानी है। मैं जाऊंगी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बच्चों के स्कूल खुलने के हवाले से और खास तौर पर महंगाई के तूफान के हवाले से। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे हम तालीम के मैदान के हवाले से और सबसे बड़ा जो तालीम के मैदान से खबर है वो यही है, जो कि वालिदैन को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि कब ऐलान होगा कि अब स्कूल खुल जाएंगे और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के भी खुल जाएंगे। लेकिन वज़ीर तालीम सूबाई मुराद राज साहब की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उनकी जानिब से 2 दिन पहले जो ट्वीट किया गया था उसमें तो उन्होंने कहा था कि स्कूल खुलने से 3 रोज़ पहले असातिज़ा अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे, फिर वो स्कूल में जाएंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ट्वीट किया और बता दिया जी ये सिर्फ एक प्रपोजल है। 7 सितंबर को जो मीटिंग होगी उसमें ये मामला रखा जाएगा। अगर तमाम मेंबरान इत्तफाक करेंगे इस मामले पर, फिर इसको बाउंड किया जाएगा असातिज़ा को कि वो कोरोना टेस्ट लाजमी कराएं। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक प्रपोजल है। बात कर लेते हैं जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, वज़ीर तालीम साहब ने पहले कहा था कि टेस्ट होगा, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट की है कि नहीं होगा। ये पता नहीं लग रहा, ये समझ नहीं आ रही कि वो एक ऐलान करते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही तनकीद होती है तो वो ऐलान से पीछे हट जाते हैं, तजवीज़ हो जाती है। और अपने तौर पे वो कहते हैं कि ये सब कुछ डिसाइड हो गया, सब कुछ डिसाइड हो गया। लेकिन जैसे ही असातिज़ा उस पर तनकीद करना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं नहीं ये सिर्फ एक प्रपोजल। अब जैसे इसी को ले लें कि इन्होंने कहा कि जी स्कूल खुलने से पहले जो 3 दिन पहले स्कूलों में जो असातिज़ा आएंगे और दीगर जो सपोर्टिंग स्टाफ आएगा वो तमाम कोरोना के टेस्ट करवा के आएंगे। तो इस पर जो है सरकारी स्कूलों सरकारी वो पहले ही जा रहे हैं। अगर इनकी तादाद देखी जाए तो 3.5 लाख है, सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो 1.5 लाख है। सिर्फ 5 लाख के करीब जो अमला है वो सिर्फ सरकारी स्कूलों का है और इससे डबल 3 गुना जो है वो निजी स्कूलों का है। तो ये मिला के कुछ 15 लाख से ज्यादा का अमला बन जाता है। और महकमा सेहत ने 6 महीने में 8,60,000 टेस्ट किए हैं, तो 3 दिन में ये मुमकिन ही नहीं थे। तो फिर इसके साथ एक और चीज वो कह रहे हैं कि आपने टेस्ट की फीस भी जो है वो खुद पे करनी है। तो प्राइवेट स्कूलों में जहाँ असातिज़ा की जो फीसें हैं, जो तनख्वाहें हैं वो 12,000 है, कहीं 10,000 है, तो वो एक में 6,000 का टेस्ट करवा लेंगे तो बाकी कहाँ से पूरा मंथ कहाँ से गुजारा करेंगे। तो ये काबिल अमल तजवीज़ लग भी नहीं रही थी। जैसे ही इस पर तनकीद हुई है तो अब उन्होंने कहा जी कि ये अब 7 सितंबर को इसका फैसला होगा। अब 7 सितंबर को क्योंकि सारे सूबों ने मिलकर देखना है और अगर सारे सूबे इस पर एतराज़ करते हैं और वफाकी वज़ीर भी एतराज़ करते हैं तो ये तजवीज़ वैसे ही मुस्तरद हो जाएगी। तकरीबन 6 महीने हो गए हैं हमारे स्कूल बंद है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अभी भी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं दे सके, अभी भी हम कोई क्लियर बयान नहीं दे सके कि हम करने क्या जा रहे हैं या होगा कैसे। उसकी वजूहात यही होती हैं कि जब तक आप एक पॉलिसी जो है वो स्टेक होल्डर्स को मिला के नहीं तैयार करेंगे तो फिर इस तरह के एतराज़ात आते हैं। जब आप अपने तौर पर पॉलिसीज तैयार करते हैं और उसका ऐलान करते हैं तो फिर जब जो उनसे मुंसलिक होती है, जिन पे असर करना होता है, वो उस पर एतराज़ करते हैं तो फिर उस पर बैकलैश आता है। अब ऐसे ही देख लें कि पहले महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ऐलान किया गया था, तजवीज़ ही कि ये जो बच्चों को मास्क वगैरह और सारा सामान जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन जो है वो सरकारी स्कूलों के लिए खरीदेगा। लेकिन जब उनको पता लगा कि 7 अरब रुपया खर्च होना है तो फिर वो मुकर गए, उससे पीछे हट गए। और मुराद रास ने जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने यही ऐलान किया कि हुकूमत जो है अपने तौर पे इतना पैसा नहीं खर्च कर सकती, तो बच्चे जो हैं वो मास्क घर से लाजमी पहन कर आएंगे और जो बच्चा मास्क पहन कर नहीं आएगा
वो स्कूल में दाखिल नहीं हो सकेगा। अब ये बात है कि जो बच्चे फीस नहीं पे कर सकते वो रोजाना के 10-15 रुपए मास्क के ऊपर कैसे खर्च करेंगे? 10-15 का मास्क कहाँ से मिलता है आतिफ? 30 से 40-50 रुपए का, और हर रोज फिर आपने उसको तब्दील भी करना है या फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद। एक बच्चा जो है वो मास्क को कितनी देर पहनता है, और बच्चे जैसे शरारती होते हैं तो वो तो एक दिन में और पता नहीं 2-3 घंटे में उसको जाया कर देते हैं। तो ये वालिदैन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अब ये महकमा स्कूल एजुकेशन और मुराद रास उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी चीज की जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। उन्होंने कहा अगर आप टेस्ट का ऐलान कर रहे हैं तो ये टीचर्स कैसे कराएंगे? उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट हर जो है जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। कुछ जो है महकमा तालीम क्यों है, एजुकेशन सिस्टम का ये पूरा जो है ये किस चीज की तनख्वाहें हैं, क्यों है ये सब? अब ये जो है जिम्मेदारी रियासत की बनती है, हुकूमत की बनती है, लेकिन हुकूमत और महकमा स्कूल एजुकेशन जो है अपने तौर पर ये जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वो नॉन सैलरी बजट का बताया जा रहा था जी, उससे वो क्या कानून का खजाना है? परसों जो है वो भी मिल ही नहीं रहा। परसों मैंने फिर उनसे पूछा मुराद राज से कि आपने कहा था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जल्द ही जो है नॉन सैलरी बजट मिल जाएगा। उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ जी मिल जाएगा, कुछ दिनों बाद मिल जाएगा। अब कुछ दिन करते करते अब 15 सितंबर से स्कूल खुलने हैं। अब भी आपको पता है कि सरकारी तरीकाकार कैसे होता है, पैसे जारी होना, फिर आगे कितने ज्यादा रुकावटें होती हैं। तो जब तक ये स्कूलों तक पहुंचेंगे तब तक स्कूल खुल चुके होंगे, तो इंतजाम कहाँ से होंगे ये समझ नहीं आ रही। एसओपीज वही है कि डिसइंफेक्ट भी होगा? डिसइंफेक्ट का तो उस तरीके से ही है, लेकिन हर रोज जो है आए रोज महकमा स्कूल एजुकेशन जो है वो अपनी गाइडलाइंस तब्दील करता रहता है। जो पहले गाइडलाइंस थी उसमें ये कहा गया था कि सिर्फ उन असातिज़ा के टेस्ट करवाए जाएंगे जिनमें कुछ अलामात हैं, लेकिन मुराद रास की जानिब से उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया कि तमाम असातिज़ा के करवा दिए जाएंगे। तो ये ऐसा लग रहा है कि फर्द वाहिद जो है अपने तौर पे जो पॉलिसीज बना रहे हैं, गाइडलाइन तय कर रहे हैं, दूसरों को इसमें शामिल नहीं कर रहे। अब जो पहले तजवीज़ थी जो मुराद रास ने ऐलान किया था बल्कि कि नर्सरी से 4थी जमात तक के जो बच्चे हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा। परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नहीं जी ये सिर्फ एक तजवीज़ है, इस पर जो फैसला है वो 7 सितंबर को होगा। इसका मतलब है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि स्कूल प्रॉपर खोले जाएं और बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी स्कूल बुलाएं। निजी स्कूलों की तरफ से ये दबाव है कि 6 माह पहले वो गुजर चुके हैं और 1 माह ये गुजर जाएगा, तो 6-7 माह बच्चों की जो पढ़ाई है वो पहले ही मुतासर हो चुकी है। सर्दियों की छुट्टी अलग होगी, तो अगर इस तरीके से ही बढ़ा दी जाती है, स्मोक का खतरा है, तो ये अगर आप इस तरह इसको इजाजत नहीं देते तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उनका कहना है कि हम बच्चों को जिस तरह शिफ्ट वाइज आप कह रहे हैं, या एक दिन बुला के एक दिन छुट्टी करवा देते हैं या शिफ्ट वाइज बुला लेते हैं, ये हम कर लेंगे, लेकिन आप सब क्लासों को बुलाने की इजाजत दें। पहले ही जो बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, तो ये तमाम बच्चे और तमाम क्लासेस जो हैं उनको बुलाने दें। आतिफ मुझे ये बताइए, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग्स होती हैं, ये एसओपीज प्लान तो दिया जाता है, ये प्लान भी दिया गया है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराना है, कौन मॉनिटर करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन बताएगा कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या कोई बनाया गया है? इम्प्लीमेंटेशन की मेरा ख्याल है महकमा स्कूल एजुकेशन जो नजर आ रहा है, जो स्टाफ हमें नजर आता है फील्ड में, जो जिन्होंने मॉनिटरिंग करनी होती है, वो मुमकिन ही नहीं है कि हर स्कूल को विजिट कर सके। इतना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के पास स्टाफ मौजूद ही नहीं है कि वो हर स्कूल में जाकर हर क्लास को जाकर मॉनिटर करें कि वहां पर एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी जिम्मेदारी स्कूल सरबराह और टीचर पर डाल दी गई है कि वो जो है जो एसओपीज उनको बता दिए गए हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएं और बच्चों को इस हवाले से आगाही भी दें कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। जहाँ तक चेकिंग की बात, मेरा ख्याल है कि और जैसा लगता भी है कि माजी में भी ऐसी प्रैक्टिसेस रही हैं कि एक जो 2 टीमें हैं वो एक अपने मरकज में जाके किसी एक स्कूल का रैंडमली विजिट करेंगी कि उनको वहां से अंदाजा हो जाएगा कि आया वहां पर एसओपीज पर अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये इस तरीके की मॉनिटरिंग होगी। कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई कहा जाए कि टीमें तश्कील दी जाएंगी कि वो हर स्कूल में जाकर देखेंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा कोई प्लान भी नज़र नहीं आ रहा। जो अब पहले मरले में जो तरबियत दी गई है असातिज़ा को, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ के हुकाम को और अफसरान को ट्रेनिंग दी गई है, और वही अब नीचे जो है टीचर्स को ट्रेनिंग देने हैं, तो ये ऊपर से लेके सीईओ से लेके जो नीचे टीचर है, जो गार्ड है, उनको तरबियत दी जा रही है। और ये कोई 4.5 लाख के करीब जो अमला बन जाता है जिनको अभी तरबियत दी जा रही है, इसमें मॉनिटरिंग का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। अच्छा आतिफ, हमें ये बताइए कि अब ये जो हम मास्क की बात करते हैं, हैंड सैनिटाइजर की बात करते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं
जहाँ पर बल्कि मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा ही होता है कि कोई एक पानी की टैंकी लगाई जाती है, वहीं पे सारे बच्चे वही वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ये इन्हीं तजावीज़ में एक तजवीज़ ये भी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बनाए जाएंगे हैंड वॉशिंग के लिए, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो। वो कैसे बनेंगे, कब बनेंगे? उसके लिए तो पैसा चाहिए। इसका मतलब है वो जो एसओपी है वो सिर्फ कागज तक अभी तक कागजों पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बना के दे दिए हैं कि ये एसओपीज हैं, गाइडलाइंस हैं, इन पर अमल दरामद करना है। लेकिन उन पर जो चीजें, जो गाइडलाइंस है, जिन पर पैसे खर्च नहीं होने, वो तो चले, उसको तो किया जा सकता है कि बच्चों के दरमियान 3 फुट का फासला रखा जाए, कुछ एक मॉनिटर जो है वो नॉमिनेट कर दिया जाए, दो के बच्चों को एसओपीज के हवाले से देखे, फिर कम्युनिटी में आगाही वगैरह हो जाए। जहाँ तक सैनिटाइजर खरीदना है, सफाई करनी है, जो सफाई का अमला भर्ती करना है, हाथ धोने के लिए अलग से पॉइंट्स बनाए जाए, और ये भी कहा गया है कि ज़्यादा दूर ना बनाया जाए। अगर एक जगह पर है तो उससे थोड़े वक्फे पर जो है फासले पर ये पॉइंट्स बनाए जाएं, ताकि बच्चों को रसाई भी वहाँ पर आसानी से हो। लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए, और ये पैसा अभी तक स्कूल एजुकेशन जारी नहीं कर रहा। अच्छा, स्कूल एजुकेशन बजट, नॉन सैलरी बजट तो जारी नहीं कर रहा, लेकिन अगर कर देता है तो मुझे ये बताइए कि क्या नॉन सैलरी बजट इतना होता है कि ये तमाम ज़रूरियात स्कूल की पूरी हो जाए? जितना 15 लाख जो है, सबसे जिधर बच्चे 2-2.5 हज़ार बच्चा होता है, 3,000 बच्चा होता है, उनके लिए 15 लाख 3 महीने के लिए होता है। ठीक। उसमें उन्होंने यूटिलिटी बिल्स भी देने हैं, दीगर अखराजात भी है, स्टेशनरी का करना है, अगर सफाई का अमला नहीं है तो वो भी उनमें से करना है, और थोड़ी बहुत कोई मरम्मत का काम है वो भी करना होता है इसमें से। तो ये 15 लाख जो है वो काफ़ी नहीं है। और जिस तरीके से स्कूलों में पैसे खर्च होते हैं, जो 50 की है चीज़ वो 2,000 की बताई जाती है, 1,000 की बताई जाती है, तो ये मुमकिन नहीं है कि ये पैसा जो है तमाम एसओपीज़ के लिए, तमाम चीज़ों को ख़रीदने के लिए काफ़ी होगा। तो इसके लिए महकमा स्कूल एजुकेशन को चलें, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि 7 अरब नहीं दे सकते थे, 1 अरब ही जो है, 1-2 अरब ही जो है इसमें इजाफी डाल दिया जाता, और उसको खसूसी तौर पर सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए रख दिया जाता कि वो महलूल उससे ख़रीद लें, सैनिटाइज़र ख़रीद लें, कुछ सफाई का अमला भर्ती करना है तो वो कर लें। तो 1-2 अरब जो है या इतना पैसा देकर जो है, सुबह के 48,000 स्कूल हैं और इसमें 1 करोड़ 20 लाख बच्चों की ज़िंदगी का मामला है, तो इतना महकमा स्कूल एजुकेशन और हुकूमत पंजाब को सोचना चाहिए था कि इतना पैसा जो है वो लगाकर बच्चों की जान को बचाया जा सकता है, ताकि वायरस जो है वो ना फैले। अच्छा आतिफ, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि निजी स्कूल को मास्क या फिर दीगर जो कोरोना से बचाव की हिफाजती इक़दाम हैं, कोई भी चीज़ निजी स्कूल को बेचने की इजाज़त नहीं होगी। ये अच्छी बात जो है मुराद राज की जानिब से की गई। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कुछ निजी स्कूलों की जानिब से मास्क पर लोगो लगाकर जो है बेचने के वो कहा जा रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा कि सख्ती से अमल दरामद होगा कि किसी स्कूल, किसी प्राइवेट स्कूल को ना सिर्फ मास्क, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो बेचने की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी जगह पर ऐसी शिकायत मौजूद होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से दर्ज करवाएं और उस पर कार्रवाई होगी। तो ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। हमारा जो निजी तालीमी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। अभी जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं या फिर जो भी मामला तय पाए जा रहे हैं, उसमें क्या स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, या फिर जो 7 सितंबर वाली मीटिंग होने वाली है उसमें क्या ऑन बोर्ड लिया जाएगा तमाम स्टेक होल्डर्स को? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है। जो लास्ट टाइम गाइडलाइंस जारी हुई थी उसमें भी जो प्राइवेट स्कूल के नुमाइंदगान गए थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि हमें सिर्फ बता दिया गया है कि आपने इन एसओपीज पर अमल दरामद करना है, और हमें ये प्लान बना के दे दे कि आपने बच्चों को कैसे बुलाना। मुशावरत का कोई सिलसिला नहीं है, सिर्फ बताया जाता है। और इसी बात पर जो है जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं या कोई भी जो स्कूल से रिलेटेड बंदा हो, वो इतराज़ात करता है, तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार करता है कि महकमा स्कूल एजुकेशन या वज़ीर तालीम स्कूल जो हैं वो किसी मुशावरत में जो है स्कूलों को नहीं बुलाते। किसी सिलसिले में भी अगर बुला लिया जाए तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने नहीं आती कि जो लोग तनकीद कर रहे हों या वो अपने तौर पे जो ऐलानात कर देते हैं जिसकी कोई सपोर्ट नहीं होती। जब तक आपने मुशावरत नहीं की होती तो फिर इस तरह की तनकीद आप पर होगी। अगर आप मुस्तकबिल में भी यही सिलसिला ऐसे ही रखते हैं कि बगैर मुशावरत के स्टेक होल्डर्स को बुलाए, उनसे पूछें, ऐलान करेंगे, तो इस तरह ही तनकीद होती रहेगी। अब उन्होंने उस दिन जो ऐलान किया कि जो असातिज़ा के लिए वफाकी हुकूमत जो एक रिहायशी कॉलोनी का जो एक सिलसिला ला रही है कि उसमें असातिज़ा जो है, उन्होंने कहा जी कि असातिज़ा की तनख्वाहें बहुत ज़बरदस्त हैं। अब इनके एक जुमले पर असातिज़ा जो है वो इतनी तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है जिसकी
जो माहाना किस्त है वो 35,000 है। अब जिस टीचर की 25,000 तनख्वाह है वो 35,000 पे कैसे कर, फिर उनका कहना है कि जो ज़बरदस्त तनख्वाह है, अगर कहते हैं कि इतनी ज़बरदस्त तनख्वाह है तो आप वजारत छोड़ के टीचर लग जाएं। ठीक, जो सोशल मीडिया पर वज़ीर तालीम के ऊपर तनकीद हो रही है वो इस तरह हो रही है कि जो वो ऐलानात करते हैं वो देखते नहीं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, असातिज़ा परेशान हैं स्पेशली। हाँ, इन चीज़ों को देखते हुए जो है वो ऐलानात करें। अब 80 लाख की प्रॉपर्टी और जिसकी 35,000 रुपये माहाना किस्त है और जिसकी तनख्वाह 23,000 है, 25,000 है, वो किस तरह देगा, कहाँ से देगा? जिसने पेट्रोल पे अपना जो ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च करना है वो मकान खरीद सकता है। अच्छा आतिफ, हमें ये बताइए कि असातिज़ा के तबादले भी किए जा रहे हैं। ये भी बताया गया है कि बहुत सारे असातिज़ा जहाँ पर ज़्यादा थे उनको दूसरे इदारों में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि एक नॉर्मल सिनेरियो जो है तमाम इदारों। ये होना चाहिए कि जहाँ पर हमने भी देखा है बहुत सारे स्कूलों में कि टीचर्स फालतू हैं और वहाँ पर उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर पूरे नहीं है। हाँ। लेकिन इस तरीक़ाकार में फिर भी वही जिस तरीके से असातिज़ा कह रहे थे कि हमें मुशावरत कर ली जाती, अगर हमें बता दिया जाता, हमसे पूछ लिया जाता कि किस तरीके से इसको करने जा रहे हैं तो ये बेहतर तरीके से होता। क्योंकि अब 5,000 के करीब असातिज़ा के इन्होंने तबादले किए हैं, उसमें बेतहाशा गलतियां आ रही हैं। अब एक उसमें ये एक मसला भी सामने आया कि जो सिस्टम के तहत जो नया मुतारिफ कराया, बिल्कुल PITB के ताउन से एक ट्रांसफर का ऑर्डर ऐसा भी आया कि जो मेल था उसको फीमेल के स्कूल में जो है ट्रांसफर कर दिया गया। फिर जो असातिज़ा के नामों में बेतहाशा गलतियां हैं, उनकी जो डाटा सारा अपलोड किया गया था उसमें गलतियां आ रही हैं। हाँ। अब ठीक है, आप करें, रैशनलाइजेशन करनी चाहिए और टीचर भी इसमें मान रहे हैं कि आप करें, लेकिन कोई मुशावरत का सिलसिला होना चाहिए। अब एक जो खातून है उसको 15 किलोमीटर जो है वो दूर जाना पड़ता है अपनी, अगर वो इस जगह फर्ज करें इस स्कूल में मौजूद है, अब रैशनलाइज उसको करके उसका जो पोस्टिंग है वो 15 किलोमीटर दूर कर दी गई है। तो ये टीचर कह रहे हैं कि उस जो देहात में 3 गांव दूर उसको खातून को जाना पड़ रहा है, यानी उनके इलाका वाइज ही उनको जो है वो थोड़ा उसके अंदर ही कर लिया जाता तो बेहतर था। लेकिन महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ऐलान 10 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का किया गया था खवातीन के लिए, लेकिन जो पोस्टिंग हुई है वो 15 किलोमीटर तक हुई है, जिस पर असातिज़ा जो हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम इसको अदालत में चैलेंज भी करेंगे। आतिफ, हमें ये बताइए कि अब लग क्या रहा है? 17 सितंबर को मीटिंग तो होनी है, 15 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं या फिर अभी भी कोई इबहाम है? लग क्या रहा है? रात जो है वो शफकत महमूद की जानिब से ट्वीट किया गया, उनका यही कहना है कि मोस्ट लाइकली जो है वो 15 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। हमें जो इंतजार है महकमा सेहत की रिपोर्ट का, जो महकमा सेहत जो रिपोर्ट देता है उसके ऊपर फैसला किया जाएगा। लेकिन अपने तौर पर अगर स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन की बात की जाए तो दोनों महकमे जो हैं वो इसके लिए तैयार हैं कि इदारे खोल दिए जाएं। लेकिन अब महकमा सेहत क्या रिपोर्ट देता है कि आने वाले दिनों में कोरोना का जो कोई नई लहर तो नहीं आ रही, कोरोना का वायरस जो है दोबारा तो नहीं बढ़ने जा रहा, तो उसके ऊपर जो है ये मजीद फैसला किया जाएगा। लेकिन 7 सितंबर को उम्मीद यही की जा रही है, हतमी मीटिंग होगी जिसमें तमाम सूबों के वज़रा जो हैं वो शिरकत करेंगे और उम्मीद यही है कि वो 15 सितंबर को तमाम तालीमी इदारे खोलने के हवाले से SOPs भी फाइनल कर लेंगे और ऐलान भी कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यकीनी तौर पर जितने भी हमारे प्राइवेट हैं या फिर सरकारी हैं और ख़ास तौर पर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो 7 सितंबर पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हतमी मीटिंग में फैसला हो जाएगा, स्कूल खुल जाएंगे और बच्चे आखिर दोबारा से तालीम से मुंसलिक हो जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे हमारे सोसाइटी के एक बहुत ही अहम और बड़े मसले के हवाले से, बल्कि एक माशरती बुराई के हवाले से, जिसमें देखा जा रहा है कि हमारे बच्चे बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है, निजी NGO की जानिब से एक सर्वे किया गया है जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद और ज़्यादती के वाक़यात में 14% तक इजाफा हुआ है, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में साल 2020 के पहले 6 माह में बच्चों में 1489 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और बहुत सारे बच्चों को कत्ल कर दिया गया ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद। जबकि इन वाक़यात में 785 लड़कियां रिपोर्ट हुई हैं और 704 लड़के हैं, यानी वो बच्चे लड़कियां हैं या लड़के हैं दोनों ही महफूज नहीं हैं। जबकि
54% वाकयात में बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले उनके करीबी रिश्तेदार हैं, जबकि सिर्फ 10% अजनबी अफराद की जानिब से बच्चों को इस तरह के जुल्म का निशाना बनाया गया है। 490 वाकयात में बच्चों की उम्र 11 से 15 साल रिपोर्ट हुई है, जबकि 165 वाकयात में बच्चों की उम्र 16 से 18 साल रिपोर्ट हुई है। 12 लड़कियों और 13 लड़कों को तशद्दुद के बाद कत्ल भी कर दिया गया है। यानी ये वो माशरती बुराई है जिसके हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से, मुख्तलिफ NGO की जानिब से कहा तो ये जा रहा है कि काम बहुत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हर गुजरते दिन के साथ, हर आने वाले वक्त के साथ इस मामले में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, बजाय इसके कि इसमें कमी हो सके। इसकी वजह क्या है? और ख़ास तौर पर उन दरिंदों की बात करेंगे कि ये कौन सी इंसान की मेंटल स्टेट होती है कि वो इंसान को इंसान से जानवर में तब्दील कर देता है और वो बच्चों को इस तरह से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी ताहिरा रुबाब साहिबा, माहिर नफ्सियात हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ताहिरा, इंतहाई अफसोस के साथ कि हम इस मसले पे बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल महफूज नहीं। ये क्या दरिंदगी की ये कौन सी मेंटल स्टेट है कि इंसान अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने बनाया है और वो इंसान से जानवर के दर्जे पे पहुंच जाता है? बेसिकली इसकी बहुत सारी वजूहात जो हैं वो, एक तो मैं ये समझती हूँ जैसे अभी आपने कहा कि स्टेट और NGOs जो हैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। ऑफ कोर्स वो काम कर रही हैं, मगर जब तक हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर चीज़ों को ग्रैप्स नहीं कर सकते, मसलन वो ग्रास रूट लेवल हमारा क्या है कि हमारे पेरेंट्स ट्रेन होने चाहिए, हमारे टीचर्स ट्रेन होने चाहिए कि वो बच्चों को एजुकेट कर सकें, तब तक मैं समझती हूँ कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को रोकना तो खैर हमेशा नामुमकिन रहेगा, लेकिन इसको कम करना जो है वो बहुत कम भी नहीं हम कर पाएंगे। जैसे आपने कहा कि 14% इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल, और मैं इसको देख के आई वाज शॉक्ड कि यानी अभी कोरोना की सिचुएशन थी, अभी इतना कुछ था, इवन देन ये 14% इंक्रीज बहुत बड़ा इंक्रीज है। जो जब हम बात करते हैं कि वो लोग जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होते हैं या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं, उसमें भी यही बात आती है कि पेरेंट्स ने बचपन से बच्चों की ट्रेनिंग्स और बाउंड्रीज उनको नहीं सिखाई हुई होती। वो बच्चे जो यूजुअली खुद सेक्सुअल अब्यूज़ हुए होते हैं अपने बचपन में, उनमें ये टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं कि वो दूसरे लोगों को अब्यूज़ करेंगे। ठीक, वो बदला लेने वाली जो बदला लेने के अलावा प्लेजर वाली भी चीज़ें हैं, हम सिर्फ बदले को कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है। और जो उसके साथ साथ जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं कि उनमें उनको बच्चों की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा प्लेजर जो है वो सीख करते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यानी एक नफ्सियाती मसला है जिसके ऊपर काम करने की जो है वो ज़रूरत होती है। मगर इसके साथ साथ जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में जब हम ये बात करते हैं ना कि हर इंसान को उसकी, यानी जब हम बात करते हैं कि एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन कॉमन होनी चाहिए, और ये एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन में माजरत के साथ ये बात कह रही हूँ कि ये एजुकेशन नहीं है जिसमें आप ये बात करते हैं कि जी आपने लोगों को बेराह रवी का तरीका सिखाना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो एजुकेशन है जिसमें आप बच्चे को उसके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बताते हैं। ये वो एजुकेशन है जिसमें बच्चा अपने आप के बारे में जानता है। इसी तरह से उसके जिस्म में जो तब्दीलियां टाइम के साथ साथ आती हैं, उसके बारे में जब वो अवेयर होता जाता है और आप उसको बताते जाते हैं, अच्छाई बुराई का आप उसको बताते हैं। एग्जैक्टली, कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, इसको हम एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन कहते हैं। अलमिया हमारा यहाँ पे ये है कि अगर आपको याद हो कि सिंस एवर हम लोग फैमिली प्लानिंग की एक कैंपेन चला रहे थे, ठीक है, वो आज तक सक्सेसफुल नहीं हुई। उसकी बहुत सारी वजूहात। अच्छा ताहिरा, हमें ये बताइए कि ना बच्चे जो हैं, जिन बच्चों के साथ इस तरह का मामला हो जाता है, उन बेचारों की क्या जिंदगी रह जाती है? उनके तो लाशऊर में हमेशा के लिए वो एक लम्हा, मेरा ख्याल है कि एक बदतरीन याद बन के सेव हो जाता है। वो किस तरह की मसाइल से गुजरते हैं? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे जो कि सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं और इवन सेक्सुअली हैरेस जो होते हैं जो बच्चे, उनकी सारी पर्सनैलिटी जो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, बैडली डैमेज होती है। और अभी आपने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट यहाँ पे बयान की थी कि ज़्यादातर अब्यूज़र्स हमें अपनी फैमिली और करीबी रिश्तेदार हैं, 54%। बिल्कुल। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि जब मैं उनके चाइल्डहुड को एक्सप्लोर करती हूँ तो पता चलता है कि बहुत अब शर्म आती है उन रिश्तों का नाम लेते हुए जिनसे लोग अब्यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि वो काबिले इज्जत और मोहब्बत वाले रिश्ते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बच्चे अक्सर जो है, मैंने देखा इवन उन बच्चों में एक तो सेक्सुअली अब्यूज़ होने की टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। उनके अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं, यानी अगर वो बड़े होते हैं अपनी ज़िंदगी की लाइफ जो है नेक्स्ट लाइफ शादीशुदा ज़िंदगी में भी जाते हैं,
उनके ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं बनते, हमेशा इनसिक्योरिटी की लाइफ बड़ा खला रह जाता है ना उनकी जिंदगी में, इनसिक्योरिटी हमेशा उनकी जिंदगी का हिस्सा रहते हैं। अपने बच्चों के बारे में ओवरली कंसर्न्ड और पोजेसिव हो जाते हैं वो लोग। फिर इसी तरह से बच्चा जो है बिल्कुल, अगर हम बच्चे की बात करेंगे तो उसका तो कॉन्फिडेंस कंप्लीटली शैटर हो जाता है और वो आइसोलेशन का शिकार हो सकता है कि उसको हर वक्त ये खौफ रहे कि अगर मेरे बारे में किसी को पता चल गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और हो सकता है स्कूल भी बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं बिल्कुल ऐसा जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं। बेसिकली जो चीज़ें मैं पहले भी बात करने वाली थी कि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ ये समझ के मना कर देते हैं कि शायद ये हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है, जबकि अगर हमने कुरान को तर्जमे से पढ़ा हो, मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ पहले भी, तो हमें पता चलेगा कि कुरान ने 7 साल की उम्र में बच्चे को माँ से अलग करने का हुक्म किसी रीज़न की वजह से है। कुरान में बच्ची को जब हैज़ आने होते हैं तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कितने डेज पे आते हैं, कितने दिनों के। यानी हम लोग बच्चों को सिखा नहीं रहे ना, हम लोग बच्चों को ट्रेन नहीं कर रहे, हम लोग वो शाइनेस वाला जो एलिमेंट है हमारा, शाइनेस के अलावा जो है ना, मैं ये समझती हूँ कि आप खुद ही इस टैबू से बाहर नहीं आना चाहते। आपको लगता है कि ये पता नहीं आप बुराई फैला रहे हैं, आप गंदी बातें कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। ऑनेस्टली मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसी बच्चियां देखी हैं जिनकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल इस कदर खराब हुई है कि वो यानी इन्हीं चीज़ों की वजह से, इस खौफ और डर की वजह से वो अपना हस्बैंड के साथ या लड़का जो अपनी बीवी के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं बना सकता। अच्छा ताहिरा, एक तो हम लोग इस मामले पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो जिनसी तशद्दुद है वो तो इतना ज़्यादा कॉमन है। चाइल्ड लेबर है, हमारे घरों में जो बच्चे रखे जाते हैं, बहुत सारे घर वाले रखते हैं, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होटल्स पे काम करते हैं, वर्कशॉप्स पे काम करते हैं, उनकी मार कुटाई करना तो यानी, या फिर उनका मार खाना तो उनकी जॉब का हिस्सा समझा जाता है। फिजिकल अब्यूज, जैसे अब्यूज की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हम समझते हैं कि शायद हमने सिर्फ जो है मारना है वही एक अब्यूज है, नहीं। फिजिकल अब्यूज में मार भी आती है, अब्यूज की जब हम बात करते हैं उसमें मार भी आती है, उसमें इमोशनल अब्यूज भी आता है, गाली गलौज भी आता है, बिल्कुल आता है। इसी तरह से उसमें जो है सेक्सुअल अब्यूज भी आता है। इसी तरह से उसमें जो है जब आप बच्चे की जात को इतना ज्यादा खत्म कर देते हैं अपने तानन तशनों से, तो उसमें वर्बल अब्यूज हम इसको कहते हैं कि वो आ रहा होता है। ठीक है ताहिरा, यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से जोड़ेंगे। अभी हमें ज्वाइन किए थे शहजाद रॉय साहब हैं। गुलकारी के मैदान में तो आपने कमाल किया, लेकिन उसके साथ साथ आप चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बच्चों के हवाले से बहुत काम करते हैं, जिंदगी ट्रस्ट के आप फाउंडर भी हैं, सदर भी हैं, और उसके साथ साथ आपकी जानिब से बड़ा काम किया गया है बच्चों की तालीम को लेकर, बच्चों के बुनियादी मसाइल को लेकर। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में इतने अच्छे लोग काम करने वाले मौजूद हैं, फिर भी ये बुराइयां कम होने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। और शहजाद रॉय साहब का जब जिक्र करते हैं तो यकीनी तौर पर इनकी खिदमात के एतराफ़ में इनको तमगा इम्तियाज़ और बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजा गया। प्रोग्राम में सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहजाद साहब, आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी क्लेम करती है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हम देखते हैं कि बच्चों के मसाइल, उन पे जिनसी तशद्दुद हो या फिर इस तरह के मसाइल हो, वो कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमने 2000 जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिंदगी ट्रस्ट है, हमने 2011 के अंदर LSBE कहते हैं इसे, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग, ये आहंग का एक प्रोग्राम था, हमने सरकारी स्कूल में स्टार्ट किया था। इसके अंदर बच्चों की बॉडी राइट्स, उनको सेक्सुअल अब्यूज से बचाना, उनको फिजिकल अब्यूज से बचाना, इस तरह में काम करना शुरू किया और हमने इस करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया। तो हम जो भी काम करते हैं अपने गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ कराची में, हम कोशिश करते हैं वो सारे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो। तो जब हमने काम शुरू किया तो सबसे पहले जो कॉर्पोरल पनिशमेंट था, जो बच्चों की पिटाई होती है क्लास के अंदर, तो हमने जब इसको रोकने की बात करना शुरू की तो पता ये चला कि ये रुक नहीं सकता, क्योंकि एक सेक्शन 89 होता है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि टीचर को या उस्ताद को या कारी को या किसी को भी बच्चे को गुड फेथ में मारने की इजाजत है। यानी अगर उसकी पिटाई वो कर रहा है एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छे फेथ के लिए, अच्छे फेथ में कि इसकी पिटाई हो जानी चाहिए क्योंकि सुधर जाएगा, तो वो इजाजत है। तो हमने सोचा कि ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, गुड फेथ कौन डिसाइड करेगा और आप कैसे मार सकते हैं, साइंटिफिकली गलत है। तो हमने फिर पूरी कैंपेन की थी जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर ये कानून चेंज होना शुरू हुआ डिवॉल्व होने के बाद। और आपने देखा होगा रिसेंटली मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, क्योंकि इस्लामाबाद में अभी भी ये लॉ चल रहा है सेक्शन 89।
और वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आखिर मंडला साहब ने ये ऑर्डर इशू किया, सस्पेंड किया इसको जब तक कि इस केस की हियरिंग खत्म नहीं होती। तो प्रॉपर पनिशमेंट इस मुल्क के अंदर जिंदगी ट्रस्ट ने रुकवाया। अब जब ये LSB चल रहा था तो इस पर फिर हमने बच्चों को करिकुलम में बताना शुरू किया कि आप सेक्सुअल अब्यूज से कैसे बचेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका घर का ही कोई आदमी, आपका उस्ताद, आपका टीचर, आपका कारी आपके साथ कोई बदसलूकी कर रहा है या आपको सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है। तो जब ये करिकुलम हमने इंट्रोड्यूस किया तो बेस्ट प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाते थे इसको, तो बस पता नहीं कोई डर था कि पता नहीं बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाना शायद कोई बहुत ही गलत बात है कि आप होने दे बच्चों को। तो हमने जब ये करिकुलम इंट्रोड्यूस किया तो ये हमारे स्कूल से लेकर 200 गवर्नमेंट स्कूल तक गया। और फिर आपको याद होगा जब ज़ैनब का वाकया हुआ तो सिंध ने इसको एक्सेप्ट कर लिया एज करिकुलम, यानी अब सिंध के हजारों स्कूलों के अंदर सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए वो करिकुलम जो हमने इंट्रोड्यूस किया था आहंग का, वो सिंध का पार्ट बनना शुरू हो गया। पंजाब में पहली दफा कमेटी फॉर्म हुई जिसके अंदर अभी तक पंजाब ने इसको लगाया नहीं, पर कमेटी फॉर्म थी कि इसको होना चाहिए और हम नहीं बनवाई वो कमेटी। तो देखिए आज सिवाय सिंध के पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी ये पढ़ाया नहीं जा रहा कि बच्चों को कैसे बचाना है। अच्छा शहजाद साहब, हमें ये बताइए कि अब यकीनी तौर पर देखें आप भी काम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी बताती है कि जी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर का जब दिन आता है उस दिन खूब मनाया जाता है, रैलियां शैलियां भी निकलती हैं, इजलास भी होते हैं, लेकिन उसके बाद सारा साल किसी को याद नहीं रहता कि बच्चे बेचारे मासूम जिन्होंने पढ़ना है, कौम का मुस्तकबिल बनना है, वो बेचारे वर्कशॉप्स पे इधर उधर काम कर रहे हैं और यहीं से मसला शुरू होता है। आपको इन तमाम सूरत हाल को ठीक करने में चैलेंजेस क्या रहे या फिर चैलेंजेस क्या हैं? ये कितना बड़ा मसला है, कब तक ठीक होगा, कैसे ठीक हो सकता है? देखिए सबसे बड़ा मसला तो पॉपुलेशन का है, जिस पर आप बात करने से ही लोग एट टाइम्स कतरा जाते हैं। पॉपुलेशन इस मुल्क की जिस रेट से बढ़ रही है, आप बच्चों को, वो कहते हैं कि अल्लाह ने दो बहारों के दरमियान भी वक्फा रखा है, यहाँ पर लोग बच्चों के दरमियान वक्फा नहीं रखते, तो 8-8 महीने में एक बच्चा पैदा हो रहा होता है। ये तो, और इसके अगर हमने इस पॉपुलेशन को मैनेज नहीं किया तो आप सोच नहीं सकते कि इस मुल्क के अंदर किस तरह का कोहराम मचना है। तो ये ऐसे थोड़ी होगा कि आप बच्चों को चाइल्ड लेबर खत्म कर देंगे, सेक्सुअल अब्यूज खत्म कर देंगे। दुनिया के अंदर सेक्सुअल अब्यूज ये तमाम चीजें होती है, इसको आप मैनेज करते हैं, इसको आप रोकते हैं। बट जहां पर पॉपुलेशन पर ही कोई मैनेजमेंट नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं होगी, कोई पॉलिसी नहीं होगी इस तरह की जिस पर इसको सीरियसली देखा जाए, ये पॉपुलेशन को फिर बिल्कुल ज़कात खरात की तरह ट्रीट किया जाता है हमारे मुल्क में कि जी थोड़ी बहुत बातचीत कर ली, थोड़े बहुत प्रोग्राम्स कर लिए। तो सबसे बड़ा कॉज पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन मैनेजमेंट नहीं हुई तो आप कभी भी इन चीजों को नहीं रोक सकेंगे। ठीक है शहजाद साहब, इस पे मजीद भी बात करते हैं। हमें तारा ये बताइए कि ये गवर्नमेंट की जानिब से कितना सीरियस बिहेव, आप गुज़िश्ता हुकूमतों की जानिब से भी और अब भी कितना सीरियस आप बिहेव देख रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को बचाना है या फिर इन बुराइयों को कम से कम करना? अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक कोई जिस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं ना कि ये सिलेबस का पार्ट बन गया, मे बी कुछ स्कूलों में ऐसा हो, तो सिंध की बात कर रहे हैं वो। हाँ, सिंध में ऐसा हुआ होगा। पंजाब में अगर याद हो हमें, जब ज़ैनब का केस हुआ था तो उस वक्त ज़ैनब बिल पास हुआ। हाँ बिल्कुल वो इतना बड़ा वो बहुत अच्छा टाइम था जब हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत क्लियरली काम कर सकते थे। मगर उस वक्त भी ये जो लाइफ स्किल्स की बात शहजाद रॉय साहब ने की है, ये लाइफ स्किल्स की बुक यहाँ पे पंजाब में भी बनाई गई और उसका मैं हिस्सा थी जब वो डिज़ाइन हो रहा था, सारा कोर्स और सारा कुछ हो रहा था। मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैंने अभी तक नहीं देखी। मैंने नहीं देखा कि किसी स्कूल में जो है उस बुक को, उस किताबचे को जो है किसी बच्चे को पढ़ाया जाता हो और उसके ऊपर किसी टीचर की ट्रेनिंग की गई हो। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो चीज़ें शायद कहीं वो जो है किताबों में लिख के कानून के साथ यही सवाल शहजाद साहब से भी मैं करना चाहूंगी। शहजाद साहब, ये ताहिरा ने जिस तरह बात करी थी कि निज़ाम तालीम में भी कोई ऐसी तब्दीली आनी चाहिए कि बच्चों को पता हो कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिवाय सिंध में पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी चाइल्ड अब्यूज स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा। हालांकि पंजाब में कमेटी फॉर्म कराई है हमने ताकि इस पर डिबेट हो, इस पर बातचीत शुरू हो और सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन वो नहीं अभी तक इम्प्लीमेंट हो सका। और सिंध के अंदर भी अभी तक कुछ किताबों के अंदर ये चीज आई है और अभी तक पूरे करिकुलम का पार्ट नहीं बन सका है, पूरी सिलेबस का पार्ट नहीं बन सका। अच्छा, क्यों नहीं हो सका? तरजीहात में शामिल क्यों नहीं है ये मामला? मैं आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर इस पर बात करने पर पाबंदी थी आज से पहले। हम वी वर द फर्स्ट वन इन 2011 जिसने LSB को सरकारी स्कूल में इंट्रोड्यूस किया सिंध के अंदर। और इतने लोग परेशान थे इस बात पर कि आप कैसे बच्चों को बताएंगे गुड टच बैड टच क्या है, आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर तो एक पूरी एक
एक बैरियर बना हुआ था साइकोलॉजिकल के बच्चों को ये नहीं करना। ये तो बड़ी बात है कि किसी तरीके से सिंध ने इसके अंदर इनिशिएटिव लिया और कुछ परसेंटेज उसका किताबों में डाल दिया, बाकी पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं डाला गया। और ये बहुत जरूरी है कि ये डाला जाए, और ये प्रायोरिटी इसलिए नहीं है बिकॉज इस पर डिबेट नहीं होती है, बिकॉज हमारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि बच्चे तो पिटते हैं। आप ये देखेंगे आजकल जब कोई बच्चा बेचारा पिट रहा होता है या कोई इस तरह की चीज होती है तो लोग व्हाट्सएप शेयर करते हैं। पहले ये होता था कि वो छूट जाता था, अब क्योंकि ये सेक्शन 89 और बाकी सूबों ने इस पर कानून बना दिया, और ये स्टार्ट ही मेरे प्रोग्राम चल पड़ा से हुआ था जो हमने 2011 के अंदर जो हमने किया था। तो अब वहां पर उनको सजा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज वो छूट नहीं पाते, बिकॉज अब सेक्शन 89 पूरे पाकिस्तान के सूबों के अंदर रिपील हो चुका है, वहां पर अलाउड नहीं है सिवाय इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद एक वाहिद शहर है जहां पर कानून इजाजत दे रहा है कि गुड फेथ में मारा जा सकता है, वो भी अब चेंज हो रहा है, वो अकल नवाज साहब ने सस्पेंड कर दिया। बट वो बिल्कुल ठीक कह रही है कि तमाम पाकिस्तान के अंदर, इवन सिंध के अंदर भी सारे स्कूलों सारी किताबों के अंदर ये पूरा सिलेबस अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तशद्दुद तो हो गया, कुछ सेक्सुअल अब्यूज पर बात हो रही है, बट पूरा अभी तक नहीं आया है। ठीक, ताहिरा हमें ये बताइए, एक तो ये बच्चे बेचारे चलो जिस तरह के बुरे हालात से गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है कि ये बच्चे अगर परेशान है या फिर नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे तो इनको किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाए, इनको किसी लाइफ कोच के कोई सेशंस लिए जाएं ताकि इनको ज़िंदगी की जानिब वापस लाया जा सके। यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दिस कि हमारे यहाँ पे हम जब अपने बच्चे को स्कूल दाखिल करवाने जाते हैं ना, तो हम सिटी के बेस्ट स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं, और हम में से कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं है जो जाके ये पूछ ले अपने उनके टीचर्स से, जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल की, कि स्कूल का सिलेबस क्या है, आप क्या पढ़ाते हैं, आप लोगों का पढ़ाने का तरीक़ाकार क्या है, क्या आपके स्कूल में कोई स्कूल काउंसलर बैठा हुआ कि हमारा बच्चा अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रही, अगर वो किसी इमोशनल डिस्ट्रेस में से गुजरा है तो उसको हेल्प मिल सके। सो मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को इस टाइम के ऊपर, स्कूल कभी नहीं करेंगे बिकॉज स्कूल का खर्चा होता है ना, स्कूल क्यों करे ये चीज़ ये तब होगा जब पेरेंट्स डिमांड करेंगे बेसिकली। मगर पेरेंट्स डिमांड ये करते हैं कि जी मेरे बच्चे के ग्रेड्स ये होने चाहिए, ग्रेड्स में फंसे मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्कुल कुछ ना हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पता नहीं कहाँ जाएगा, स्किल्स नहीं होने चाहिए। और मैं तो शहजाद साहब तो अभी सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि लाइफ स्किल्स और जो है गुड टच और बैड टच हमारे इसका सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। टेलिंग यू द ट्रूथ, हमारा पूरा सिलेबस ही चेंज होना चाहिए, यानी वो रट्टा सिस्टम से निकल के प्रैक्टिकल लाइफ सिखानी चाहिए। एग्जैक्टली। आप देखो दुनिया में फर्स्ट 5 years जो होते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर, उनके सोशल स्किल्स के ऊपर बात होती है, उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात होती है। हम क्या सिखा रहे होते हैं यहाँ पे? हम इन चीज़ों से ही नहीं बाहर आ सके। हमारा ये पूरा एजुकेशनल सिस्टम जो है ना, दिस इज अ फेलियर। एंड तायरा, आपने बड़े एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट को छेड़ा है, और शहजाद साहब यकीनी तौर पर ये जो तायरा बात करेंगे पॉइंट के हवाले से, निज़ाम तालीम में तब्दीली लाई जाएगी तो फिर पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहीं भी प्राइवेट जॉब मिलनी हो या फिर गवर्नमेंट जॉब मिलनी हो, उसका क्राइटेरिया डिग्री में A ग्रेड है। नहीं, लेकिन तो ये चेंज क्यों नहीं कराया सिविल सोसाइटी ने अब तक? हमने तो इतने मेजर कॉपी पनिशमेंट के लॉज चेंज किए, LSB पर लड़ाई की, सेक्सुअल अब्यूज की जो कंटेंट है उसको दलवाने की कोशिश की, बाकी सिविल सोसाइटी क्यों सो रही होती है? पूरा करिकुलम बिल्कुल चेंज होना चाहिए, पूरा सिलेबस बिल्कुल चेंज होना चाहिए। क्यों नहीं लड़ते ये? क्यों नहीं बाहर निकल के स्टैंड लेते इस बात पर? हमें तो थ्रेट्स भी मिलते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, गवर्नमेंट से भी लड़ाई होती है, सिविल सोसाइटी से भी होती है। देखिए, चेंज कराने के लिए टीवी पर बैठ के कह देना आसान है। हमने जब एक एक लड़ाई लड़ना शुरू की है, इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू चेंज इवन वन वर्ड इन द सिलेबस। हमने पूरे करिकुलम को हिट करने की कोशिश की है, और मैं टोटली एग्री करता हूँ कि हमारा पूरा सिस्टम ही मेमोराइज और रोज लर्निंग और रीग एजुकेट करने के ऊपर बेस करता है। सो यू नो, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू मूव फॉरवर्ड। अभी जो BEd प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर जो कटिंग एज आया है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी को हम लेकर आए कि गवर्नमेंट स्कूल्स टेक कर सकें, वो हम ही लेकर आए दूरबीन के अंदर। बट क्योंकि हम सिर्फ कराची के अंदर ऐसी लैब्स क्रिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए कि सारे पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर सके, ये बाकी सिविल सोसाइटी का और NGOs का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो भी आगे लड़कर लड़ें और कुछ चीज चेंज कराएं। यू नो, सिर्फ बोलने से चीजें चेंज नहीं होती। यू रियली हैव टू फाइट एंड स्ट्रेटेजिकली फाइट बैक। अदरवाइज तो यू नो, मैं तो समझता हूँ कि पूरा निजाम ही चेंज होना चाहिए, बट मेरे कह देने से तो चेंज नहीं होगा। यू हैव टू रियली फाइट। बिकॉज होता ही है कि लोग बात कर देते हैं, लोग प्रेजेंट कर देते हैं, बट वो टेक ऑन नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ना, वो गटर में हाथ डाल के स्लीव रोल करके आपको हाथ डालना पड़ता है, उससे लोग कतराते हैं। और मैंने देखा है सिविल सोसाइटी बिल्कुल भागती है इससे।
अच्छा शहजाद साहब, आप बड़ा डीपली इस पे काम भी कर रहे हैं, हमें ये बताइए कि कवानीन जो मौजूद हैं क्या उनको तब्दील करने की ज़रूरत है, नए कवानीन बनाने की ज़रूरत है, और फिर जो मौजूद हैं या फिर नए कवानीन बनाए जाएंगे उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है? देखिए, जिस मुल्क के अंदर आपका टीचर्स का बीएड प्रोग्राम फॉल्टी हो, जहाँ पे एक टीचिंग एक साइंस है, वहां पर 3 घंटे के एमसीक्यूज पेपर देकर आप टीचर बना देते हैं और फिर वो बच्चों के ब्रेन से खेल रहा होता है। तो सबसे पहले तो आपका बीएड प्रोग्राम फॉल्टी है। लॉज वगैरह तो बहुत आप बनाते रहे, लॉज तो बहुत सारे अच्छे बने हुए भी हैं। बेसिक इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, बेसिक माइंडसेट का इशू है। कौन आपको रोकता है कि आप अपना बीएड प्रोग्राम ठीक करें जिसमें टीचर्स प्रॉपरली बन सकें? यहाँ पर जिसको सब्जेक्ट नॉलेज होती है वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, टीचिंग एज साइंस को समझता नहीं है। सो आई थिंक 100% इम्प्लीमेंटेशन का माइंडसेट का इशू है। और ये पूरा ओवरऑल, जैसे ये कह रही हैं आपके साथ जो गेस्ट हैं, कि ये पूरा एक ओवरऑल होने की जरूरत है। और क्योंकि हम गवर्नमेंट नहीं है, हम स्टेट नहीं है, हम बाहर बैठ के सिर्फ पुश कर सकते हैं स्टेट को। इसलिए हमने फातिमा जिन्ना गवर्नमेंट स्कूल और खातून पाकिस्तान और दूरबीन, ये कराची में इंस्टीट्यूशंस को टर्न अराउंड करके हमने 7-8 पॉलिसीज इम्पैक्ट की। हम यही कर सकते हैं। अब बाकी एनजीओ का फर्ज बनता है कि वो आगे आए और स्टेट स्कूल की पॉलिसी। बिल्कुल शहजाद साहब, आपने ठीक कहा कि एक एक बंदे का ये फर्ज बनता है इनफरादी तौर पर कि वो अपने मुआशरे को और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को बचाने के लिए ये करे, क्योंकि खुदा न खास्ता आज किसी और बच्चे के साथ ये मामला है, कल हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ताहिरा, हमें ये बताइए, इनफरादी जिम्मेदारी क्या कर सकते हैं शहरी, हम और आप? मेरे ख्याल में बच्चे जो हैं वो सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक घर की, किसी एक फैमिली की जिम्मेदारी नहीं होती, बिकॉज वो आने वाला आपका कल है। और हर इंसान को, जैसे हमें आपको याद हो पिछले ज़माने में, थोड़ा सा अगर 10-15 साल हम पीछे चले जाएं, तो गली में जब बच्चे कोई अजीबोगरीब किस्म की शरारतें कर रहे होते थे तो गली के बड़े बुजुर्ग जो थे वो उसको रोकते थे, और सब बच्चे डरते थे बच्चे उस चीज़ से। सो ऑफ कोर्स मैं समझ सकती हूँ कि अब वो सारे सिस्टम पुराने वाली चीज़ें वापस नहीं आ सकती, मगर हम कुछ चीज़ें ऐसी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर कर सकते हैं जो कि हमारी सोसाइटी को एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी जो है बना सके। और इसमें सिर्फ प्राइमरीली पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं समझती हूँ, देन टीचर्स और स्टेट आपकी। ये 3 ऐसे लोग हैं जो कि इस सेक्सुअल अब्यूज़ के ऊपर अगर वाकई ही सही तरीके से हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें ग्रास रूट लेवल से चीज़ों। बहुत शुक्रिया ताहिरा रुबाब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अपने बच्चों से आप इतनी मोहब्बत करते हैं, जब कभी बाहर जाते हैं तो जो दूसरों के बच्चे आसपास मौजूद होते हैं ज़रा उन पर भी नज़र रखा करें, वो भी आपके बच्चों की तरह होते हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे क़ज़ा और क़ज़ाइयत के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगी जी जोहा सोहेल, माहिर ग़िज़ाइयात, और आज हमने उनसे बात करनी है गन्ने के रस के हवाले से, यानी कि रो के हवाले से, कि वो कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, ख़ास तौर पर मानसून के मौसम में, जबकि कहा जाता है कि पसीना आता है, हब्स होता है, तो पानी की कमी या फिर बॉडी को डिहाइड्रेट होने हमने नहीं देना। जोहा, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि गर्मी के मौसम में और ख़ास तौर पर इस मानसून के मौसम में गन्ने का रस कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? बिल्कुल सिद्रा, गन्ना हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और ख़ास तौर पर इस मौसम में जब हम गन्ने का जूस पीते हैं, इसका रो पीते हैं, तो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। क्योंकि गर्मी जिस तरह से बहुत ज़्यादा है और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्वेटिंग का मसला, बॉडी में से पानी खारिज होने का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा शिद्दत के साथ बढ़ जाता है। और हमारी बॉडी में 80% पानी होता है, और जितना ज़्यादा बॉडी में से पानी खारिज होता जाएगा स्वेट की फॉर्म में, डायरिया की फॉर्म में, उतना ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगी। जितना ज़्यादा बॉडी में से पानी खारिज होगा, बॉडी अपने नॉर्मल मैकेनिज्म, जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं, वो ठीक तरीके से नहीं कर सकेगी। जो भी न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर जाने हैं, ब्लड में मौजूदा जो पानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सब चीज़ों की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जिस्म के अंदर पानी की मिकदार का कम हो जाना जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह। और इस मौसम में रो का इस्तेमाल जब हम करते हैं, गन्ने के रस का जब इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद इस तरह से, क्योंकि इसमें हमारे पास सोडियम और पोटाशियम जो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो हमारी मसल की फंक्शनिंग के लिए, मसल हेल्थ के लिए, मसल्स की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छे तरीके से तक़वियत देते हैं। इसमें मौजूदा
सोडियम और पोटेशियम इतनी बैलेंस अमाउंट में मौजूद हैं जो हमारी बॉडी में जब कमी होती है पानी की तो उसको वो पूरा कर देते हैं। इसके अलावा आजकल जैसे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और नमी के ज़्यादा होने की वजह से हमारी जो स्वेटिंग बॉडी के ऊपर हो रही है वो खुश्क नहीं होती। बॉडी के ऊपर जो पानी है वो वहीं पे रहता है और हमें स्टिकीनेस की, चिपचिपाहट की फीलिंग देता है। जितनी ज़्यादा बॉडी के ऊपर पानी रहेगा वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करता है। जब स्किन के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करता है पानी की होने की वजह से, तो वहाँ पर स्किन रिलेटेड जो मसाइल हैं, जल्दी जो मसाइल हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसमें स्किन इन्फेक्शंस आ सकती हैं, रैशेस का मसला आ सकता है, कोई भी जलन हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से कोई भी वहाँ पर स्किन इन्फेक्शन ग्रो हो सकती है। तो गन्ने का रस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी एंटीबैक्टीरियल, गन्ने की इस एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की वजह से इस मौसम में जब हवा में बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है और इस पानी की वजह से हमारी बॉडी का पानी जब सूखता नहीं है, एवेपोरेट नहीं होता, ड्राई आउट नहीं होता, तो बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वहाँ पर बढ़ती है और गन्ने के रस से मुझे तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस चीज़ को फिर रोकती है और हमें उससे नुकसान पहुँचाने से बचा के रखती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जोहा सुहेल, आप हमारे साथ मौजूद रही और गन्ने के रस के हवाले से आपने हमें फ़ायदे भी बताए और ख़ास तौर पर यह भी बता दिया है किस वक्त में कितना इस्तेमाल किया जा सकता है। और गन्ने के रस में या फिर किसी भी नेचुरल जूस में जब आपने आर्टिफिशियल चीनी का इस्तेमाल किया तो समझ लें कि जो आपका फ़ायदे थे वो नुकसान में बदल गए। आगे बढ़ते हैं जी, खेल के मैदान की कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ तो बदकिस्मती से हार गया है 1-0 से, लेकिन अब तैयारी की जा रही है जी T20 सीरीज़ के हवाले से, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खबर ये भी आई है कि PSL के मैचेस गुज़िश्ता साल कोविड की वजह से जो रह गए थे वो भी कराने पर गौर किया जा रहा है, तैयारियां की जा रही हैं। बायो सिक्योर माहौल में PSL के बकिया मैचेस होंगे और इसी के हवाले से मजीद खबर ये भी है कि अक्टूबर में जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान आने वाली है। बात करेंगे जी, आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। आकिब साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि अपनी टीम की टेस्ट मैचेस में कैसी कारकर्दगी रही, क्या कहेंगे? देखिए, उसमें कुछ परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअल अच्छी हुई हैं। पहला टेस्ट मैच जो था पाकिस्तान जीत सकता था अगर अपनी जो टीम सिलेक्शन सही कर लेते, क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस बॉलर्स मौजूद हैं, वहां रियाज भी था और सुहेल खान भी था, तो आपने जो नए बच्चे हैं इनको खिलाया, लेकिन ये नहीं सोचा कि क्या इनमें सारे वो बॉलिंग आर्ट्स हैं, क्या ये रिवर्स बॉलिंग कर सकते हैं, जब विकेट नहीं गिरेगी तो बीच में क्या कोई नई चीज ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती हुई। और उसके बाद तो अगर ये सारे मैचेस हो जाते तो मुझे तो सीरीज से पहले ये लग रहा था कि पाकिस्तान तीनों मैचेस हार भी सकता है, क्योंकि जिस तरह की अभी इन्होंने टीम सिलेक्ट की थी उसका कोई बैलेंस नहीं था। बट आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड अभी जो T20 है, T20 में पाकिस्तानी टीम जो है बेहतर मुझे लग रही है, क्योंकि उसमें जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, शुएब मलिक है, हफीज है, ये जब आएंगे तो एक बैलेंस जो टीम में आ जाएगा। पीसीबी की जानिब से खबर ये भी आई है जी, अक्टूबर में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल के मुताबिक होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि ये पाकिस्तान होम ग्राउंड क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और इसी तरह से जो हमारे खेलों के मैदान है जो कि कोविड-19 की वजह से खासे वीरान हो गए थे, और ख़ास तौर पर क्रिकेट जो कि पाकिस्तानियों के दिल में बसती है, वो दोबारा से देखना चाहते हैं कि हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम की रौनकें बहाल हो जाएँ, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएँ और ख़ास तौर पर हमारे प्लेयर्स भी फॉर्म में दिखाई दें। PSL मैचेस की बात कर ली जाए तो PSL 5 कोविड-19 की वजह से कुछ मैचेस मुलतवी कर दिए गए थे। PSL के 3 प्लेऑफ मैचेस और फाइनल का इनेकाद अभी होना बाकी है, जिसके हवाले से PCB की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। 1 क्वालिफाई है, जबकि 2 एलिमिनेटर्स और 1 फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसके लिए PCB की जानिब से तैयारियां तो की जा रही हैं, लेकिन उस हवाले से खबर ये भी आ रही है कि बायो सिक्योर माहौल होगा और जितने भी प्लेयर्स हैं उनको ख़ास तौर पर कोविड-19 से भी बचाना है, उनके टेस्ट भी होंगे, लेकिन स्टेडियम में शायकीन को जाने की इजाज़त नहीं होगी। जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं वो स्टेडियम नहीं जा सकेंगे, बल्कि वो मैच टेलीविज़न स्क्रीन पर एंजॉय कर सकेंगे। हम हैं ना, आपको पल पल बदलती सूरत हाल भी दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि हमारे प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम T20 सीरीज़ की बात करें तो पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं या फिर हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, आकिब जावेद साहब से हम बात कर रहे थे, उनकी जानिब से यही अच्छी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान
T20 में माजी में भी देखा है कि कुछ अनयूजुअल परफॉर्म कर जाता है, और अभी तो टीम भी अच्छी है, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, जूनियर भी हैं, एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है और वैसे भी पूरी दुनिया में T20 को खासा पसंद किया जाता है। इसी हवाले से जो है वो PCB की जानिब से यही खबरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा मैच तो खैर ड्रॉ हो गया था, जिसमें मोहम्मद रिजवान बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे। कप्तान अजहर अली की नाकाबिले शिकस्त 141 रन की इनिंग्स भी जारी रही, जो कि उनके लिए अच्छी साबित हुई। नाज़रीन, प्रोग्राम से आपने मुझे इजाजत देनी है, इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर हमारी मुलाकात होगी 9:05 पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।